मैं वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, GLA कॉलेज, NPU से। यह क्लास BA पार्ट 3 ओल्ड कोर्स बच्चों के लिए भी है, और यह क्लास MA 3rd सेमेस्टर EC2B पेपर के अंतर्गत यह क्लास बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अकबर कालीन यानी मुग़ल कालीन भू राजस्व व्यवस्था या भूमि व्यवस्था जो थी उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो मेनली मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था या मुग़ल कालीन जो भू राजस्व उत्पत्ति थी, सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं सल्तनत काल में विकसित हुआ, और सल्तनत काल में पुनर्जीवित करने की कोशिश जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में उसको शेर शाह सूरी ने करा, उसी प्रकार आगे चल के मुग़ल कालीन जो भू राजस्व उत्पत्ति थी उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा मुग़ल शासकों में वह अकबर का रहा। जलालुद्दीन अकबर ने विभिन्न प्रकार के पत्ती लाकर अपने राजस्व को कैसे बढ़ाया, और इसके पूर्व की क्लास में लोग मनसबदारी पत्ती देखे थे, जागीरदारी पत्ती देखे थे कि उसमें कैसे सुधार लाया गया और क्या क्या पत्ती आई। इस क्लास के अंतर्गत मुग़ल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। अकबर कालीन भू राजस्व सुधार उस प्रक्रिया की स्वाभाविक परिणति थी जिसका आरंभ सल्तनत काल में ही हो चुका था। यद्यपि भारत में भूमि पैमाइश की पत्ती बहुत पहले ही प्रचलित थी या रही थी। भूमि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व इकट्ठा करने की पत्ती सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान लाया था, अर्थात उसके पूर्व भी मुग़ल सम्राट था, परंतु शेर शाह ने पहली बार भूमि पैमाइश अर्थात उसके उपज के आधार पर, अनुमान के आधार पर नहीं, उपज के आधार पर भू राजस्व लाने का, इकट्ठा करने की पद्धति का इजाद किया था। परंतु एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद्धति को पुनर्जीवित किया। फिर आगे शेर शाह सूरी के अंतर्गत यह पद्धति यानी पैमाइश के आधार पर यह प्रक्रिया और विकसित होते चली गई। अपने शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों में अकबर ने शेर शाह की पत्ती को ही मुख्यतः जारी रखा। फिर क्रमिक भूल और सुधार की प्रक्रिया से गुजरते हुए उसके शासन ने के लगभग 24वें वर्ष में अर्थात 1579 में दहसाला नामक पत्ती का विकास हुआ। यह दहसाला पत्ती अकबर के शासन के 24वें वर्ष लागू किया गया था या लाया गया था, अर्थात 1579 ईस्वी में। 1562 में प्रशासन का पूरा दायित्व संभालने के बाद अकबर ने एक ईरानी वजीर आसफ खां के अधीन सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की, परंतु इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। आगे एतमद खां के अधीन यह सुधार की प्रक्रिया पुनः आगे बढ़ाया गया। इसके फलस्वरूप अकबर की वित्तीय कठिनाइयों से छुटकारा मिल गया। उसी तरह अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष अर्थात 1567 में मुजफ्फर खां और राजा टोडरमल के अधीन फसलों के मूल्य निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया, जब एक मूल्य सूची के बदले विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कीमत को ध्यान में रखकर फसल दरों को नकदी दरों में परिवर्तित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होता चला गया और इसी के साथ भू राजस्व पद्धति की कठिनाइयाँ भी निरंतर बढ़ती चली गई। अतः पिछले अनुभव के आधार पर अकबर के शासन के 24वें वर्ष आइन ए दहसाला का विकास हुआ। 24वें वर्ष अर्थात 1579 में आइन ए दहसाला पद्धति प्रारंभ की गई। अकबर के अंतर्गत भू राजस्व सुधार की प्रक्रिया के क्रम में निम्नलिखित परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम भूमि पैमाइश के पैमाने में अंतर पाते हैं। शेर शाह के अंतर्गत भूमि की पैमाइश में पटुए की रस्सी से बनी एक जरीब का प्रयोग होता था, परंतु अकबर उसके बदले नए जरीब में बांस से जुड़े हुए लोहे के छल्ले का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इस नए जरीब की
मानकता बेहतर थी, क्योंकि पटुए की रस्सी की वह पुरानी जरी भीग जाने पर सिकुड़ जाती थी। इस कारण इससे काफ़ी दुरुपयोग इसका होता था और सही पैमाने पे पैमाइश का नहीं हो पाती थी। अर्थात भूराजस्व में और पैमाइश में अंतर दिखाई देता है शेरशाह सूरी के शासनकाल में, परंतु अकबर ने बांस से जुड़े हुए एक लोहे के छल्ले का प्रयोग किया, जो उसका पैमाना घटता बढ़ता नहीं था। इसी प्रकार शेरशाह के अंतर्गत भूमि के पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग होता था। क्या? गज ए सिकंदरी। परंतु अकबर ने उसे छोड़कर माप का एक नया पैमाना लाया, जिसे गज ए इलाही कहा गया। यह 33 इंच का था, यानी गज ए इलाही की लंबाई जो थी वो 33 इंच थी। अर्थात इस प्रकार पिछले गज से लगभग यह गज ए इलाही 14% बड़ा था। अर्थात गज ए सिकंदरी गज इलाही से 14% कम था। ठीक है। भूमि की पैमाइश के पश्चात आवश्यक चरण था भूमि का वर्गीकरण करना। जैसे शेरशाह ने बेहतर अच्छा भूमि, मध्यम भूमि और निम्न कैटेगरी के भूमि में भूमि के बंटवारा किया था। उसके पश्चात उसने राजस्व का निर्धारण करने का प्रयास किया था। तो अब अकबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि भूमि की पैमाइश किया जाए, अर्थात भूमि का वर्गीकरण किया जाए। इस दिशा में भी अकबर के अंतर यानी शेरशाह के जो परिवर्तन थे उससे अंतर दिखाई पड़ता है। शेरशाह ने भूमि की वर्गीकरण के उत्पादकता को आधार बनाया था तथा इस आधार पर भूमि को 3 कोटियों में विभाजित किया था। उत्तम यानी अच्छा, मध्यम और निम्न, जो मैंने आपको बताया अभी। फिर उन तीनों का औसत उत्पादन निकालकर राज्य की दर निर्धारित की जाती थी। परंतु इस पद्धति में एक दोष थी। भूमि की कुछ ऐसी भी किस्में थी जो उत्पादकता के दृष्टि से बेहतर थी, परंतु इनमें उत्पादन की निरंतरता नहीं थी। यही वजह है कि अकबर ने भूमि के वर्गीकरण में पहला आधार उत्पादन की निरंतरता को बनाया, यानी कंटिन्यूअस या कंसिस्टेंसी को बनाया, और तथा इस आधार पर भूमि की किस्में जो थी या किस्म था उसको 4 वर्गों में निर्धारित किया। पहला पोलज भूमि, दूसरा परती भूमि, तीसरा चाचर भूमि और चौथा बंजर भूमि। जिस जमीन पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी या कृषि होती थी उसे पोलज भूमि कहा जाता था। पोलज। जिस जमीन पर एक वर्ष खेती होती थी परंतु दूसरे वर्ष उसे खाली छोड़ दिया जाता था, उसे परती भूमि की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार जो जमीन बाढ़ वगैरह के कारण 3-4 सालों तक परती पड़ी रहती थी उन्हें चाचर भूमि कहा गया। उनमें खेती प्रारंभ करने पर मालगुजारी की दर कम होती थी, जो क्रमिक रूप से बढ़कर तीसरे साल पूरे दर पर पहुंच जाती थी। अर्थात चाचर भूमि के अंतर्गत भूराजस्व का पैमाना जो था प्रारंभिक वर्षों में कम था, द्वितीय वर्षों में उससे अधिक हुआ और तृतीय वर्ष आते आते अर्थात 3 साल के अंतर्गत आते आते भूमि का राजस्व जितना निर्धारित था उतना पहुंच जाता था। चौथी भूमि की जो प्रकार थी जिसको अकबर ने विभाजित किया था वह था खेती न करने लायक परती जमीन, जिसे सामान्यतः बंजर कहा जाता था। इस पर खेती को प्रोत्साहित देने के लिए मालगुजारी की दर 5वें साल में लागू करने की व्यवस्था की गई। फिर भी भूमि का वर्गीकरण का दूसरा आधार उत्पादकता को ही बनाया गया। इस आधार पर भूमि की 3 किस्में निर्धारित की गई जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी थी। अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि, निम्न कैटेगरी की भूमि। फिर भू राजस्व के निर्धारण में भी एक व्यावसायिक युक्ति अपनाई गई। पहले भू राजस्व के निर्धारण में 1 वर्ष के उत्पादन को आधार बनाया जाता था, परंतु अब अधिक स्पष्ट उत्पादन के आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परगने में
पिछले 10 सालों के दौरान जोते हुए और बोए गए क्षेत्रों तथा फसलों के उत्पादन का पता लगाया जाता था और उसके 10वें हिस्से पर सालाना राजस्व निर्धारित किया गया। इसी तरह राज्य के द्वारा मांगी गई भू राजस्व की रकम का नकद में परिवर्तन के लिए भी अधिक व्यवहारिक युक्ति अपनाई गई। के शासनकाल में भू राजस्व का नकद में परिवर्तन के लिए राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रचलित मूल्य को आधार बनाया जाता था और फिर इसी दर पर नकद राशि निर्धारित की जाती थी। अतः इसका एक स्वाभाविक दुष्परिणाम यह था कि किसानों को नकद भू राजस्व के रूप में उनके अंश से ज़्यादा देना पड़ता था। यही वजह है कि अकबर के काल में निर्धारित क्षेत्र को विभिन्न दस्तूरों में विभाजित किया गया। दस्तूर के विभाजन का आधार यह था कि जहां मूल्य की प्रवृत्ति एक जैसी रही हो, फिर प्रत्येक दस्तूर में 10 वर्षों के मूल्यों का औसत निकाला गया और फिर इसी आधार पर राज्य का अंश निर्धारित किया गया। यही वजह है कि यह व्यवस्था आईने दसाला के नाम से जानी गई। यहाँ दसाला का अर्थ 10 साल बंदोबस्त नहीं बल्कि विगत 10 वर्षों की औसत पैदावार और कीमतों का आधार तय किया गया बंदोबस्त था। फिर से एक बार, यहाँ दसाला का अर्थ 10 साल का बंदोबस्त नहीं बल्कि यह विगत 10 वर्षों की औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर तय किया गया बंदोबस्त था। राज्य की इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि ज्यों ही फसलों की रोपाई बुआई पूरी होती और जोते बोए गए क्षेत्र की पैमाइश संपन्न होती, त्यों ही उसे अपनी संभावित आय का एक मोटा अंदाजा हो जाता था। एक हद तक यह व्यवस्था किसानों के लिए भी लाभकारी साबित होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि खेतीबाड़ी में नुकसान होने का खतरा मुख्य रूप से किसानों को झेलना पड़ता था। जब्त पर आधारित 10 साला व्यवस्था लाहौर से इलाहाबाद के विस्तृत क्षेत्र में तथा साथ ही गुजरात, मालवा एवं बिहार तथा मुल्तान के कुछ हिस्सों में लागू की गई। फिर भी ऐसा अनुमान करना कठिन है कि भूमि पैमाइश की यह पद्धति प्रत्येक सूबा के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगी। फिर जब्त के अलावा कुछ अन्य प्रकार की पत्तियां भी प्रचलित थी। ये इस प्रकार के थी जैसे कनकुत, नस्क और बटाई। कनकुत अनुमान पर आधारित एक पद्धति थी। कनकुत पत्ती में जरीब से या कदमों से पूरी ज़मीन माप ली जाती थी और खड़ी फसलों को देखकर पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाता था। इसको हम लोग कनकुत पत्ती कहते हैं। नस्क के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। एक दृष्टिकोण के अनुसार यह संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से लगाया गया एक राजस्व निर्धारण था, परंतु इस संबंध में मान्य दृष्टिकोण यह है कि पिछले राजस्व निर्धारण पर लगाया गया यह एक अनुमान था। किसानों को जब्त या बटाई किसी भी पत्ती से किए गए पिछले राजस्व निर्धारण पर आधारित अनुमान के आधार पर मालगुजारी बता दी जाती थी। इस पत्ती के अधीन सालाना पैमाइश या मूल्य निर्धारण से बचा जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे जब्त पर आधार नस्क मानक पद्धति बन गया, लेकिन विकल्प के रूप में बटाई पद्धति हमेशा मौजूद रही। बटाई 3 प्रकार की होती थी। एक प्रकार की बटाई भावली कहलाती थी। इसमें फसलों को काट कर ढेर लगा दिया जाता था और फिर उसे राज्य और किसानों के बीच बांट लिया जाता था। दूसरी किस्म थी खेत बटाई। इसमें खेतों को जोतने बोने के बाद बांट लिया जाता था। तीसरी थी लांग बटाई। इसमें अनाज तैयार करके उसे ढेर लगा दिए जाते थे, फिर उसे बांट लिया जाता था। इस पद्धति के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत से समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत होती थी, अन्यथा धोखाधड़ी की ज़बरदस्त गुंजाइश मुगल काल में देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भू राजस्व पद्धति राज्य की वित्त व्यवस्था का आधार स्तंभ थी।
अतः ऐसा माना जाता है कि या माना गया है कि सभी मध्यकालीन शासकों का प्रयत्न भूराजस्व की वसूली में यथासंभव अधिक से अधिक वृद्धि करने का ही रहा था। परंतु वास्तविकता यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही बार बार जोरदार शब्दों में कहा गया कि भूराजस्व की मांग चरम सीमा पर पहुंच गई है और इसलिए भूराजस्व में और वृद्धि तभी संभव है जब खेती का विस्तार हो और उसमें विभिन्न प्रकार के सुधार किए जाएं। कृषि का विस्तार एवं सुधार मुगल शासनकाल का एक प्रमुख उद्देश्य था। उदाहरण के लिए राज्य बंजर जमीन पर कृषि को प्रोत्साहन देता था। जब बंजर जमीन पर कृषि शुरू हो जाती थी तो 4 साल तक उस पर रियायती दरों से मालगुजारी ली जाती थी। आइन ए अकबरी के अनुसार अमाल गुजार नामक अधिकारी को बंजर भूमि में कृषि को प्रोत्साहन देने का आदेश जारी किया गया था। अमाल गुजार को यह निर्देश भी दिया गया था कि सूखे पड़ने पर तथा बंजर पड़ने पर जमीन में खेती करने के लिए बीज, खेतों के औजार वगैरह कृषि ऋण तथा तबाकी देने की व्यवस्था की जाए। कुएं खोदने और उसकी मरम्मत के लिए भी इस प्रकार के ऋण सुलभ कराने की व्यवस्था अकबर कालीन अर्थात मुगल काल में देखने को मिलता है। श्रेष्ठ या नगदी फसलों की अभिवृद्धि के लिए रियायतें दी जाती थी। इस प्रकार राज्य कृषि के विस्तार और सुधार को बढ़ावा देता था और उससे प्रतिफलित लाभ में हिस्सेदारी करता था। अब अगर हम इस काल में भूराजस्व प्रशासन पर दृष्टिपात करें तो अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह प्रश्न सामने आता है कि भूराजस्व निर्धारण प्रत्येक किसान के साथ होता था अथवा संपूर्ण गांव के साथ, जो एक तरीके से औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी प्रथा या रैयतवाड़ी प्रथा या महलवाड़ी व्यवस्था देखते हैं, वो कहीं न कहीं इन शासन पद्धति से ही आगे चल के उसको विस्तारित किया गया था। तो यहाँ एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि यह जो समझौता होता था भूराजस्व का, वो किन के साथ होता था? किसी किसान के साथ होता था या गांव के समूह के साथ होता था? यह एक विवादास्पद मुद्दा है, परंतु इस संबंध में सर्वमान्य विचार यह है कि राज्य का बल इस बात पर था कि भू राजस्व का निर्धारण अलग अलग किसानों के द्वारा की गई वास्तविक खेती के आधार पर किया जाए। इसके अलावा राज्य ने किसानों को सीधे राज्य की अदायगी के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, परंतु यहाँ राज्य का उद्देश्य किसानों का कल्याण कम तथा राज्य के अंश में वृद्धि करना अधिक प्रतीत होता है। प्रत्येक किसान पर निर्धारण से राज्य को उत्पादन की वास्तविक स्थिति की सूचना मिल जाती थी, जबकि सामूहिक मालगुजारी निर्धारण से गांव की कृषि की सच्ची स्थिति पर पर्दा पड़ जाता था। फिर भी जमींदारी तत्वों को दबाना पूरी तरह संभव नहीं हुआ। काफ़ी बड़ा क्षेत्र जमींदारों तथा स्थानीय राजाओं के नियंत्रण में था और ये लोग पेशकश के तौर पर केवल निर्धारित रकम अदा किया करते थे। अकबर जमींदारों का सहयोग प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रहा, लेकिन यह बात मुख्य तौर से लाहौर से लेकर इलाहाबाद के सुदृढ़ नियंत्रण वाले क्षेत्र में ही लागू होती है। जमींदारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अकबर ने उन्हें उनके नियंत्रण वाले इलाकों में पारंपरिक कर वसूलने की छूट दे दी और साथ ही मालगुजारी का वसूली का काम भी उन्हें सौंप दिया, जिसके लिए उन्हें उगाही की राशियों का अंश दिया जाता था। अर्थात कहीं न कहीं यह जमींदारी प्रथा को परिलक्षित करता है कि इस तरीके से ही जमींदारी प्रथा धीरे धीरे विकसित होते चली गई। इस प्रकार भू राजस्व का निर्धारण यद्यपि अलग अलग किसानों के साथ किया गया, परंतु उसकी वसूली का अधिकार गांव के मुखिया, जमींदार या दोनों को दे दिया गया। इस तरीके से नो डाउट मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल में अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण बड़े पैमाने पर किसानों के कल्याणकारी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अवश्य किया गया, परंतु उसमें भी कहीं न कहीं शोषण के अंश दिखाई पड़ते हैं। सल्तनत काल में जो
परिवर्तन नहीं हो पाया, जो भूराजस्व निर्धारण में जो परिस्थितियाँ लानी थी वो नहीं ला पाया, उसका लाभ उठाकर अकबर ने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार के सुधार किए, जो कहीं न कहीं किसानों के लिए मददगार था। परंतु उसका मुख्य उद्देश्य यानी भू राजस्व का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा कर कहीं न कहीं केंद्रीकृत सरकार को और मजबूत बनाने की थी और सुदृढ़ बनाने की थी। तो इस प्रकार से अकबरकालीन या मुगलकालीन भू राजस्वपत्ति एक तरीके से इसके पूर्व चली आ रही व्यवस्था से कुछ भिन्न था, परंतु कहीं न कहीं इस दौर में अकबर काल के शासनकाल में किसानों का कल्याणकारी कुछ न कुछ कल्याण या विभिन्न प्रकार के जो सिचुएशन था उसमें सुधार लाने के प्रयास अवश्य किया गया।